हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विवेक पांडे। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर एंड फिजिक्स फैकल्टी एट neetprep.com। तो आज अब हम लोग आ गए हैं उस पड़ाव में जब हमारा क्लास 11th का लास्ट टॉपिक दैट इज़ वेव्स का माइंड मैप, और उसमें प्रीवियस ईयर में आने वाले क्वेश्चंस की टैगिंग को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारा अल्टीमेट एम यही है कि इन फॉर्मूले का एक आपके सामने एक फॉर्मेट बन जाए, एक इनका स्ट्रक्चर बन जाए जो कि आपको याद हो जाए, रिवाइज हो जाए, प्लस इसके अंदर वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके बारे में आपको पता चल जाए। अब उसके बाद अगले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे या फिर किससे आएंगे, ये मैंने डिस्क्रिप्शन आपके ऊपर छोड़ा है। फिर भी अगर हमें कोई अच्छा एक पैटर्न दिखता है तो उसके ऊपर मैं अपना कमेंट ज़रूर देता हूँ। तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं वेव्स को। तो वेव्स का भी जो माइंड मैप है बड़ा सिंपल है बच्चों। वेव्स एक फिजिकल फिनोमिना है, एक फिजिक्स का फिनोमिना है जिसके अंदर हम देखते हैं एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह विदाउट दी ट्रांसफ़र ऑफ मास। जो मीडियम के पार्टिकल्स है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। एक पार्टिकल अपनी पोजीशन में ऑसिलेट करना चालू होता है तो उसके कारण दूसरा भी ऑसिलेट करना चालू करता है, फिर तीसरा, एंड सो ऑन। एंड इस वाइब्रेशन का, इस डिस्टर्बेंस का जो आगे प्रोपोगेशन है उसी को आप लोग वेव्स कहते हो। फिर हम लोग उसी ऑसिलेशंस की इक्वेशंस लिखते हैं जिसको हम वेव की इक्वेशन लिखते हैं। ये जो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है उसकी स्पीड लिखते हैं जिसको हम वेव स्पीड लिखते हैं। फिर उसके बाद अगर मान लो किसी सिस्टम के अंदर दो वेव्स आगे इंटरफेयर कर रही हैं तो उसको हम सुपरपोजिशन कह देते हैं। फिर बाद में हमने इसी के ऊपर काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जिसको हम ऑर्गन पाइप कह देते हैं। एंड अल्टीमेटली डॉपलर इफेक्ट, जिसके अंदर हमको एक एपरेंट फ्रिक्वेंसी सुनाई देती है व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो यही है पूरी वेव की कहानी। बहुत सिंपल चैप्टर है बच्चों, काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिजिक्स के अंदर 28 में से 3 चैप्टर वेव्स के ऊपर ही है। पहला चैप्टर तो ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्लास 12th में, फिर वेव ऑप्टिक्स वो भी क्लास 12th में। ये तीनों के अंदर वेव का ही कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहली चीज़ जो वेव के अंदर पढ़ी जाती है, स्पीड ऑफ वेव। क्लास 9th में आपने फार्मूला पढ़ा था v = लैम्डा इंटू एफ। फिर आप यहाँ पे v स्ट्रिंग वेव के लिए पढ़ते हो √T/μ, टेंशन, और ये म्यू मास पर यूनिट लेंथ था। फिर आप v फॉर साउंड वेव लिखते हो, दैट इज √γ/RT/m। नेक्स्ट चीज जो आप लिखते हो बच्चों, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। तो इसमें आप डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखते हो, फॉर स्ट्रिंग वेव, और यहीं पे आप प्रेशर वेरिएशन फॉर साउंड वेव भी लिखते हो। रादर फिर आप इनको आपस में कनेक्ट भी करते हो साउंड वेव के अंदर। फिर इसी इक्वेशन के अंदर, वेव के अंदर, फिर आप एम्पलीट्यूड, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, इन सब बातों को भी देखते हो, सीखते हो। इक्वेशन ऑफ वेव पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है बच्चों इसमें हम लोग, वो है वेव को सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन का मतलब ही इंटरफेरेंस, तो जिसके अंदर कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, ये दोनों एक्सट्रीम हो जाते हैं। फिर इसी इंटरफेरेंस से आप ए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और आई रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट भी लिखते हो। ठीक है, ये इंटरफेरेंस के अंदर आ गया। सुपरपोजिशन के अंदर लगभग यही चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद आप रिफ्लेक्शन ऑफ वेव,
कि अगर कोई वेव किसी मीडियम से टकराती है तो वो ट्रांसमिट कर जाएगी और रिफ्लेक्ट भी हो सकती है। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसके अंदर क्या चीज़ें चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फेज भी रिवर्स हो जाता है अगर रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम हो। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो बेसिकली सुपरपोजिशन और रिफ्लेक्शन, ये दो चीज़ें हम जब पढ़ते हैं, इसके बाद इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो नेक्स्ट जो टर्म आता है बच्चों, स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव एक टाइप ऑफ वेव है, एक टाइप ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है, जिसके अंदर दो वेव्स ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन सुपर इम्पोज करती है। तो ये स्टैंडिंग वेव्स का कॉन्सेप्ट। फिर इसके अंदर ऑर्गन पाइप्स, फिर यहाँ पे आपका ये सोनोमीटर वायर, और रेजोनेंस ट्यूब। तो बेसिकली ये तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। ठीक है बच्चों। फिर इसी के अंदर एक और चीज हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, बीट्स। जब दो वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज बट सिमिलर, मतलब डिफरेंट तो हैं लेकिन एक जैसी, जैसे 100 और 102 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जब इंटरफेयर करती हैं तो दे प्रोड्यूस बीट्स। तो वो बीट फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट भी स्टैंडिंग वेव के अंदर ही पढ़ा दिया जाता है। फिर उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट आप पढ़ते हैं इसमें डॉपलर इफेक्ट। जिसमें हमें पता है कि फिर अपरेंट फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देती है, फ्रीक्वेंसी जब भी ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर रिलेटिव मोशन करते हैं। तो इसके अंदर भी कई सारे केसेस थे। डॉपलर इफेक्ट के अंदर वो जो इको वाला केस है वो इम्पॉर्टेंट है, जब आप एक रिफ्लेक्टेड साउंड वेव का डॉपलर इफेक्ट पढ़ते हो। दूसरा डॉपलर इफेक्ट के अंदर बीट फ्रीक्वेंसी का भी कॉन्सेप्ट है, जब आप दो सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी, भले दोनों की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सेम थी लेकिन ड्यू टू मोशन जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी वो दोनों की स्लाइटली चेंज हो जाती है, उससे हमें जो बीट्स सुनाई देती हैं डॉपलर इफेक्ट के कारण, वो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। इसमें बीट भी यूज़ हो गई और डॉपलर भी यूज़ हो जाता है। तो ये है वेव्स, काफ़ी सिंपल देख सकते हैं। वेव्स स्पीड लिखना, इक्वेशन लिखना, सुपर इम्पोज करना, इनके रिजल्ट लिखना, देन रिफ्लेक्शन, स्टैंडिंग वेव्स, स्टैंडिंग वेव के ये रिजल्ट्स हो गए, एंड फाइनली डॉपलर इफेक्ट। सो दिस इज ऑल इज वेव। इसके अंदर एक चीज़ और इंक्लूड हम कर सकते हैं, वैसे आपके एग्जाम में तो नहीं आई है वो, बट फिर भी जनरली क्लास में बता दिया जाता है पढ़ाते टाइम। वो होती है बच्चों एनर्जी, एनर्जी और द पावर ट्रांसफर, पावर ट्रांसफर, पावर ट्रांसफर। तो ये इसका जो एक्सप्रेशन होता है हम लोग लिख लेते हैं। बेसिकली यहीं से आप इंटेंसिटी को डिराइव करते हो, बट इतना डीप में आपके एग्जाम में आप देखेंगे कि इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो लेकिन आप जितनी भी टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करते हैं तो उनमें जनरली पावर वाले क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। तो पावर का कॉन्सेप्ट भी आप इसमें वेव्स में अलग से ऐड कर सकते हो, बट प्रीवियस ईयर की टैगिंग देखने के बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि किस में आपको कितना टाइम देना है। तो आइए क्विकली वेव्स चैप्टर की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को टैग करते हैं। मैं अभी हट जाता हूँ स्क्रीन के सामने से ताकि आप इस माइंड मैप को नोट कर लें।